मैं सनी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। अगर हम ऐसा करेंगे तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगा। ऊपर से हमें प्राइम लोकेशन पर बना बनाया स्पेस भी मिलेगा, जिससे ज्यादा पब्लिसिटी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ब्रांड नया है तो थोड़े पापड़ तो बेलने ही पड़ेंगे, लेकिन आइडिया बुरा नहीं है। मैं इससे पहले कि प्रखर अपनी पूरी बात कह पाता, अचानक से उसका फोन बजा। और जैसे ही उसका ध्यान अपने फोन पर गया, वैसे ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से बदल गए थे। एक्सक्यूज मी बोलते हुए तुरंत ही प्रखर मीटिंग रूम से बाहर चला गया था। सनी को प्रखर की तरफ से सपोर्ट मिल गया था, लेकिन जानवी जानवी अभी भी पूरी तरह से कन्विंस्ड नजर नहीं आ रही थी। सब कुछ अच्छा है, मुझे भी ये बिजनेस प्रपोजल कमाल का लगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमें मिशन के इतना करीब आ जाने के बाद कोई रिस्क लेना चाहिए। 10 महीने बाद जब हम उस मिशन में कामयाब हो जाएंगे तो ऐसे कई सारे और बिजनेस के बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए। एक नए बिजनेस को शुरुआत करने को लेकर जानवी का मन घबरा रहा था, और जानवी ने अपनी बात सीधे और सरल अंदाज में सभी के सामने रख दी थी। मीटिंग रूम में कई सारे लोग मौजूद थे। कुछ सनी के सपोर्ट में थे, जो बिजनेस को आगे लेकर जाना चाहते थे, तो कुछ जानवी की तरह रिस्क नहीं लेना चाहते थे। करीब 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद जानवी की कंपनी इस लेवल पर पहुंची थी, और जानवी किसी भी हाल में अपनी कंपनी को नीचे जाते हुए नहीं देखना चाहती थी। हालांकि जानवी की कंपनी को ऊपर उठाने में विराज की पूरी पलटन का हाथ था, लेकिन चूंकि यहाँ मामला विराज और जिंदल खानदान के बीच का था, जिंदल खानदान के उत्तराधिकारी की कुर्सी का था, और शर्त पूरी ना होने पर जानवी के कंगाल होने से जुड़ा हुआ था, इसीलिए जानवी खुलकर अपना पक्ष सामने रख रही थी। इसी के साथ अब सबकी आंखें पूरी तरह से विराज के ऊपर जाकर टिक गई थी, क्योंकि डिसीजन लेने वाले के मुंह से अभी तक एक शब्द भी बाहर नहीं आया था। शुरुआत में जब धनंजय काका ने विराज को नया नया इस बिजनेस के खेल में शामिल किया, और मुंबई शहर में जिंदल परिवार का जितना भी बिजनेस था वो सब जब विराज के कंधों पर डाला, तब विराज को बिजनेस की एबीसीडी भी नहीं आती थी। लेकिन उस समय विराज का साथ देने के लिए उसका कुबेर का सिस्टम था, जिसने विराज को स्मॉल बिजनेस फंक्शनिंग में रातों रात बादशाह बना दिया था। एक पतला दुबला लड़का संगम बार में शबनम से जा उलझा था। इसी के साथ विराज ने गढ़वाल खानदान और सिंघल खानदान को नाको चने चब्बा दिए, और मुंबई शहर की 10 स्मॉल कंपनीज को जिंदल ग्रुप में शामिल कर लिया था। उस समय विराज का खौफ इतना ज्यादा था कि कोई भी विराज जिंदल से उलझना नहीं चाहता था। देखते ही देखते ये कचरे वाला बिजनेस की दुनिया का तारा बन गया था, और इससे जिंदल परिवार के अंदर घुसने के रास्ते भी विराज के लिए पूरी तरह से खुल गए थे। लेकिन अभी तो सिर्फ विराज के लिए एक रास्ता खुला था। जिंदल परिवार के कुछ बुड्ढों ने विराज को इतनी आसानी से अंदर आने का मौका नहीं दिया था। उन्होंने विराज के सामने अपनी काबिलियत को साबित करने की शर्त रखी, और इसी के साथ विराज को 3 साल में जानवी के बिजनेस को 10 गुना ज्यादा बढ़ाना था। यानी आप सोच भी नहीं सकते कि ये मामला कितने बिलियंस तक जाने वाला था। हालांकि वो बात अलग है कि विराज को जिंदल खानदान के उत्तराधिकारी और उनके पैसों से कोई प्यार या मतलब नहीं था। लेकिन जब विराज ने अपने बीते हुए अतीत के बारे में सोचा, तो उसे एहसास हुआ कि ना जाने उसने रोटी खाने के लिए कितने स्ट्रगल किए, ना जाने उसे रोज कमाने के लिए कितना भटकना पड़ता था। उसकी बहन शालिनी का वो कभी अच्छी जगह इलाज नहीं करवा पाया, जिस वजह से उसे हार्ट की बीमारी हुई, और अब जानवी की लाइफ भी उसके सर पर आ गई थी। इतना ही नहीं, विराज को ये भी एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी में एक भी पल सुकून का नहीं देखा था। उसकी पूरी जिंदगी लोगों की हसरतें पूरी करने में ही निकल गई थी। लेकिन उसके बाद जब विराज की मुलाकात जिंदल परिवार के पैसों से हुई, तो विराज की तो बल्ले बल्ले हो गई थी। पैसों का तांडव देखकर विराज के रंग भी धीरे धीरे बदलने लगे थे। उस समय विराज को एहसास हुआ कि पैसों की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है, और पैसों से कुछ भी हासिल किया जा सकता है।
लेकिन विराज के मन में तब भी जिंदल परिवार के उत्तराधिकारी बनने का कोई जोश नहीं था। जोगराज जिंदल के मरने के बाद विराज शोभराज जिंदल की जिम्मेदारी था। विराज के चेहरे के तीखे तेवर शोभराज जिंदल बहुत पहले ही पड़ चुके थे और उन्होंने विराज और नताशा के बीच में कभी भेदभाव नहीं किया था। लेकिन गलती नताशा की भी नहीं थी। उसे कभी ये पता ही नहीं था कि विराज नाम का उसका एक भाई भी है। जब बात शमशेर जिंदल के उत्तराधिकारी की आई, तब अचानक से विराज का नाम बाहर आया और इसी के साथ विराज नताशा की आंखों में कांटा बन गया था। और अब नताशा क्या कर रही है, ये तो आप सभी देख ही रहे हैं। हालांकि अभी तक हमें ये नहीं पता है कि नताशा करने क्या वाली है। इसका एक्साइटमेंट तो आगे तक जाने वाला है जनाब। खैर, अब शोभराज जिंदल चाहते हैं कि जिंदल परिवार का अगला उत्तराधिकारी विराज ही बने, तो वो अपनी सारी जायदाद विराज को दे सकते थे। विराज को कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन शोभराज जिंदल ऐसा नहीं चाहते थे। विराज की आंखों की चमक और उसके माथे के तेज की तीव्रता को वो बहुत पहले ही भांप चुके थे। शोभराज जिंदल खुद चाहते थे कि विराज बिजनेस की दुनिया में अपना नाम कमाए और यही वजह थी कि उन्होंने विराज का एडमिशन बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस में करवाया। वो अलग बात है कि विराज को कहां पढ़ना है, वो उसी ने डिसाइड किया था, लेकिन विराज अपने पिता का मन अच्छे से समझ गया था। बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस के पहले सेमेस्टर को पूरा करने के बाद से ही विराज के अंदर बिजनेस की समझ आने लगी थी। अच्छी बात यह भी थी कि उसके पास कुछ ऐसे दोस्त थे जो पूरी तरह से बिजनेस में इन्वॉल्व थे और उनसे सीखने में भी विराज को काफी मदद मिली। धीरे धीरे बिजनेस का सारा ज्ञान विराज के दिमाग में आ गया और दूसरे सेमेस्टर के बाद से तो विराज बिजनेस की दुनिया को हिलाने निकल पड़ा था। विराज का बिजनेस कैरेक्टर पूरी तरह से बदल चुका था और अब विराज का दिमाग बिजनेस के मामले में चाचा चौधरी से भी तेज भागता था। विराज की इक्वेशन कभी भी गलत साबित नहीं होती थी। बिजनेस की सारे गणित को समझकर ही विराज अपना फैसला लेता था और यही वजह थी कि अभी तक विराज के मुंह से शब्द का एक दाना भी बाहर नहीं आया था, क्योंकि वो अपने दिमाग में द हिल्टन्स कॉफी हाउस की सारी रणनीति बना रहा था। देख रहा था कि ये इक्का चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि ये समय सिर्फ विराज के लिए ही नहीं बल्कि उसकी पूरी पलटन के लिए संभलने वाला समय था। विराज, विराज, कुछ बोलोगे भी या बस ऐसे ही खड़े रहोगे? जब लंबे समय तक विराज के मुंह से कोई शब्द बाहर नहीं निकला, तो तुरंत ही जानवी ने अपना मुंह खोलते हुए विराज को बोलने के लिए कहा। जानवी की बात सुनने के बाद भी विराज के एक्सप्रेशंस में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला था। शांत अंदाज के साथ अपने चेहरे पर एक भीनी सी मुस्कान लिए विराज के कदम सीधा सनी की तरफ बढ़े और अपने हाथ को सनी के कंधे पर रखते हुए कहा, क्या बात है हीरो, कौन सी चक्की का आटा खा रहा है? बिजनेस की दुनिया में क्या अकेले ही धमाल मचाने का इरादा है? जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही सनी के चेहरे पर एक गजब की मुस्कान आ गई थी। विराज के इस अंदाज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे विराज सनी के इस बिजनेस प्रपोजल से खुश था, लेकिन ये जानवी और कंपनी के कुछ लोगों के लिए बहुत ही शॉकिंग था। विराज, व्हाट आर यू टॉकिंग? लाइक, आर यू सीरियस? विराज की हरकत देखकर जानवी पूरी तरह से स्टन रह गई थी और तुरंत ही जानवी ने अपना रिएक्शन सामने रख दिया था, क्योंकि उसे भी लगने लगा कि विराज पूरी तरह से सनी के सपोर्ट में है। काम डाउन जानवी, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। ये बस एक बिजनेस प्रपोजल ही है। अगर तुम उसे फ्यूचर पर्सपेक्टिव में देखोगी तो तुम्हें भी पता चलेगा कि वाकई में ये हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है। मैं मानता हूं कि ये समय एक नए बिजनेस पर ध्यान देने का नहीं है, लेकिन अब हम सेटल्ड हैं और आगे बढ़ने के बारे में हमें और भी कई सारे रास्ते देखने होंगे। क्या हमें इस कंपनी को नहीं बढ़ाना है? क्या हम नहीं चाहते कि हमारी कंपनी को मुंबई का बच्चा बच्चा जाने? क्या हम नहीं चाहते कि बड़े बड़े आईआईटी और आईआईएम वाले हमारे यहाँ काम करें? अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करेंगे? होटल को शुरू होने में अभी भी बहुत समय लगेगा और शुरुआती तौर पर हम उससे प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। मैं मानता हूं
कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और उस शर्त के मुकाबले में काफी ज्यादा आगे हैं, लेकिन हमें इस लेगेसी को ऐसे ही मेंटेन करना होगा। हमेशा ध्यान रहे कि डर कर कभी भी बिजनेस नहीं किया जा सकता है। जब तक नुकसान नहीं देखोगे, तब तक फायदे की कीमत कभी समझ नहीं आएगी। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उस मीटिंग रूम में मौजूद सभी लोगों ने विराज की साइड लेना शुरू कर दिया था। सभी को इतना तो पता था कि अगर विराज ऐसा बोल रहा है तो मतलब रिस्क उठाया जा सकता था। विराज की बात सुनकर अब जानवी भी कुछ बोलने जैसी हालत में नहीं थी। अपने डर को मन में ही दबाते हुए बस जानवी यही दुआ कर रही थी कि आने वाले समय में कोई ऐसी अनहोनी ना हो जिससे सब कुछ बर्बाद हो जाए। जी नहीं, जानवी को सनी या फिर उसके बिजनेस प्रपोजल से कोई तकलीफ नहीं थी। उसे तो ये तकलीफ थी कि उसकी पूरी पलटन अब बेखौफ हो गई थी और खुलकर डिसीजंस लिए जा रहे थे जो आने वाले समय के लिए काफी रिस्की हो सकते थे। जानवी तो बस उस रिस्क के लिए सभी को चेता रही थी, लेकिन विराज अपने बिजनेस के ज्ञान और बिजनेस टाइकून की राह पर कुछ इस तरह निकल गया था कि अब वो रिस्क के बारे में सोच भी नहीं रहा था। विराज की स्टडी के मुताबिक अगर वो सनी के बिजनेस प्रपोजल पर इन्वेस्ट करते भी हैं और उन्हें भारी से भारी नुकसान भी हो जाता है, तो भी उनके असेट पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। जिंदल परिवार के सामने वो शर्त आसानी से जीत सकते थे, और अगर सनी का ये बिजनेस चल गया तो फिर तो उनके और भी ज्यादा बल्ले बल्ले होने वाले थे। और इस समय विराज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव अप्रोच रख रहा था, इसीलिए उसने बुरे समय के बारे में तो बिल्कुल सोचा भी नहीं था और सोचने की जरूरत भी नहीं थी। इसी बीच प्रखर भी मीटिंग रूम में वापस आ गया था और विराज के लिए नए बिजनेस प्रपोजल पर डिटेल्ड ब्रीफ देते हुए कहा, गाइस वी विल वर्क ऑन सनीज बिजनेस प्रपोजल, लेकिन अभी के लिए हम 10 आउटलेट्स नहीं खोल रहे हैं। हम सिर्फ 5 आउटलेट्स के साथ मार्केट में उतरेंगे और उन प्लेसेस को कवर अप करेंगे जहां भीड़ सबसे ज्यादा होती है। हम शुरू करेंगे मुंबई एयरपोर्ट से, क्योंकि वहां पर भीड़ भी होती है और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भी आते हैं। उसके बाद फोर्ट, क्योंकि सीएसटी रेलवे स्टेशन वहां से कवर हो जाएगा। फिर बैंड्रा, वहां पर लोगों की भीड़ सबसे ज्यादा होती है। जुहू बीच मुंबई का सबसे पॉपुलर स्पॉट है। और लास्ट में अंधेरी, क्योंकि वहां पर कॉर्पोरेट दुनिया में काम करने वाले लोग रहते हैं। हालांकि हमें ये नहीं पता है कि हमारा बिजनेस चलेगा या नहीं, लेकिन उसके बाद भी मैं चाहूंगा कि हम अपने स्टोर खड़े करें। जगह मिलती है तो उसे खरीदो, वरना रेंट पर लो। ये अच्छा आइडिया है कि हम छोटे कैफे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे लोकेशन कॉस्ट थोड़ी बच सकती है, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो उस कैफे की क्या वैल्यू है, उसका असर सीधा हमारे ब्रांड पर पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ब्रांडिंग, प्रमोशंस और मार्केटिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर 1 से 2 महीने के अंदर अंदर हम द हिल्टन्स कॉफी हाउस की शुरुआत कर देते हैं, तो आने वाले 10 महीनों में हमें उसके रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। उसके बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें आगे क्या करना है। अगर प्रॉफिट हुआ तो हम द हिल्टन्स कॉफी हाउस के और आउटलेट्स के बारे में सोचेंगे, और अगर प्रॉफिट या नुकसान दोनों में से कुछ नहीं हुआ और लागत निकलती है तो कुछ महीने और कंटिन्यू करके देख सकते हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस से जल्दी प्रॉफिट की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही सभी के मन में जोश भर गया था। क्या विराज द हिल्टन्स कॉफी हाउस खोलकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा था? लेकिन द हिल्टन्स कॉफी हाउस से नताशा अपना मकसद कैसे पूरा कर सकती थी? एक कॉफी आउटलेट से भला नताशा विराज को कैसे हरा सकती थी? क्या नताशा की कुछ और ही रणनीति थी? क्या विराज को कुछ अजीब होने का अंदेशा हो गया था और वो प्रिटेंड कर रहा था, या फिर वो धीरे धीरे नताशा की गिरफ्त में कैद होता जा रहा था? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।